हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट्स जीके की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1। जो पहला आर्टिकल संविधान के पहले भाग के पहले आर्टिकल के पहले अनुच्छेद की आज हम चर्चा करेंगे। ये भारत राज्य के बारे में, भारत क्षेत्र के बारे में और उसके क्षेत्रफल के बारे में बताता है। इसकी जो लाइन है ये बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। दो बातें ये हमें बताता है। एक कि हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है। हमारे देश का आधिकारिक नाम इंडिया जो कि भारत है, यानी एक इंडिया और भारत दो ही नाम आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से संविधान जो है इसे मानता है। हमारे देश को जम्बूद्वीप भी कहा जाता रहा है, आर्यव्रत भी कहा जाता रहा है, हिंदुस्तान भी कहा जाता रहा है, कुछ लोगों ने इसको यिंतु भी कहा, चीनी लोगों ने, लेकिन आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इंडिया के दो ही नाम हैं। दूसरा, किस प्रकार की राज्य पद्धति हमारे देश में आगे होगी। हमारे देश में जो हमारे देश के जो क्षेत्रफल के जो घटक हैं वो किस रूप में भारत के अंदर शामिल हुए हैं, तो इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में इसके लिए राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे देश के जो घटक राज्य हैं, घटक राजनीतिक इकाइयां हैं, वो किसी समझौतों के तहत भारत में शामिल नहीं हुई, इसलिए वो उससे अलग नहीं हो सकती। यानी भारत एक अविभाज्य संघ है, लेकिन इसके जो घटक हैं वो विभाज्य हो सकते हैं। अमेरिका में हमसे उलट व्यवस्था है, जहाँ पे संघवाद कहा जाता है। वहाँ के राज्यों ने, 50 से अधिक राज्यों ने परस्पर समझौता किया और वहाँ पे संघ का निर्माण किया, इसे फेडरेशन कहा जाता है। तो भारत को इंडिया जो कि भारत कहा जाएगा और राज्य आपस में सम्मिलित हुए हैं। राज्यों का संघ होना और भारत का की टेरिटरी होना, उनमें भी काफ़ी फर्क है। राज्यों के संघ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी वो हमारे संविधान की फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची में दी हुई है, जिसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया हुआ है। भारत में राज्यों की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प रही है। अंग्रेज़ों ने जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने भारत को दो मूल रूप से भागों में बांटा। एक वैसे राज्य थे जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन होता था, डायरेक्ट रूल होता था, उन्हें वो अपने मैप के अंदर भी येलो कलर से शो करते थे, उसे येलो इंडिया कहा जाता था। वहां पर गवर्नर बैठा करते थे और अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से वहां की हर चीज को संभालते थे। दूसरे प्रकार के वे क्षेत्र होते थे जिन्हें अंग्रेज अपने मैप में रेड कलर से शो करते थे, उसे रेड इंडिया भी कहा जाता था, जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन होता था, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें कहा जाता था। वहाँ पे वहाँ के शासक राजा जो थे वो ही प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होते थे, लेकिन परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली अंग्रेजों का ही शासन होता था। तीसरी कैटेगरी भी एक कैटेगरी हुआ करती थी अंग्रेजों के समय में, जो कि ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे राजा रजवाड़े नहीं थे, लेकिन वो इतने बड़े क्षेत्र भी नहीं थे जहाँ पे गवर्नर को बिठाया जा सके, इसलिए वहाँ पर कमिश्नर बिठाए गए। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक भारत में संविधान सभा बन चुकी थी। 47 में हमने एक अरेंजमेंट किया, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पूर्व व्यवस्था को लगभग बदस्तूर जारी रखते हुए हमने 4 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां बनाई, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। कैटेगरी ए के अंदर ऐसे राज्य थे जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था, उन्हें ब्रिटिश स्टेट्स कहा गया। पूर्व ब्रिटिश स्टेट्स को हमने शामिल किया उसके अंदर। वो लगभग 9 राज्य थे और उसमें बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, बॉम्बे स्टेट था, मद्रास स्टेट था, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत था, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस था, ऐसे राज्य थे। दूसरी कैटेगरी बी कैटेगरी कहलाती थी, जहां के पूर्व के राजा रजवाड़े थे, इसमें भी 9 राज्य थे, राजस्थान भी प्रारंभ में इसी के अंतर्गत आता था। सी कैटेगरी के अंदर पूर्व के कमिश्नरी प्रदेश, ये भी 10 राज्य थे। तो ए कैटेगरी 9, बी कैटेगरी 9, सी कैटेगरी 10, जिसमें भोपाल, कुर्ग, बिलासपुर, अजमेर ये क्षेत्र भी शामिल थे। और डी कैटेगरी के अंदर अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड क्षेत्र आते थे, जिसमें अंडमान और निकोबार को डाला गया। अब संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी। भारत आज़ादी के बाद में अपनी प्रारंभिक समस्याओं से जूझ रहा था। वैसे में एक समस्या आन खड़ी हुई। तेलुगु भाषी लोगों ने ये मांग करनी प्रारंभ कर दी कि मद्रास राज्य जो है एक ऐसा राज्य जहाँ पर उनकी भाषा को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जा रही है। वहाँ पे तमिल बोलने वाले लोग हैं, मलयालम बोलने वाले लोग हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं और तेलुगु भाषी लोग भी हैं। तो तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। चूंकि उस समय संविधान सभा कार्य कर रही थी, तो संविधान सभा ने 1948 में धर कमीशन की नियुक्ति की। और धर जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स जज रह चुके थे। उन्होंने भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग को अस्वीकृत कर दिया। अब जब मांग बढ़ने लगी, आंदोलन बढ़ने लगा, तो उस समय कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन हुआ। कांग्रेस के जयपुर सम्मेलन में ये तय किया गया कि इस मांग को पुनः जो है नए सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए 3
बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स ने एक कमेटी बनाई जिसको जेवीपी कमेटी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की जो मेंबरशिप में कमेटी बनी। कमेटी ने भी लगभग यही निर्णय लिया कि भारत जो कि आज़ादी के बाद में कई समस्याओं से जूझ रहा है, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा तो ये दैट विल टेंट अमाउंट टू बाल्कनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब तेलुगु भाषाई लोगों की जो एक नेता थे, उनका नाम पी श्रीमालू था, वो लंबे समय से भूख हड़ताल में बैठे थे, ये कहकर कि हमें अलग से एक राज्य दिया जाना चाहिए, और उनकी भूख हड़ताल करते हुए मृत्यु हो गई। इससे आंदोलन ने और अग्नि पकड़ ली, इसने और मोमेंटम गेन कर लिया, मोमेंटम, और इसका मूवमेंट जो और एस्केलेट हो गया। तो वैसे में फजल अली की अध्यक्षता में, और उसमें पन्नीकर और कुंजरू को इसमें सदस्य बनाया गया, एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया, जिसने 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग से एक राज्य का दर्जा दे दिया। इससे अन्य तबके जो कि भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी आंदोलन को और गति देना प्रारंभ किया। इसके मद्देनजर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके तहत 4 कैटेगरीज जो हमने राज्यों की पहले बना रखी थी उसको डिसमेंटल किया गया, संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और 2 प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट्स हमने बनाई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 28 और 8 हो गई। 1956 में जब ये 2 कैटेगरीज अस्तित्व में आई, उसके बाद भी कई राज्य अस्तित्व में आए। 1960 में पूर्व के बॉम्बे स्टेट को 2 भागों में बांटा गया, गुजरात व महाराष्ट्र में। 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया। 1966 में पंजाब के 2 भाग किए गए, पंजाब व हरियाणा, जिसकी मिलीजुली राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। 1969 में मद्रास स्टेट का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु कर दिया गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अस्तित्व में आए। 1973 में कर्नाटक नया नाम दिया गया मैसूर स्टेट को। 1975 में सिक्किम, जो कि पहले बाहर का राज्य था, चौग्याल राजकुमार यहाँ पे शासन करते थे, उनको हटाकर भारत ने पहले उसे अपने अधीनस्थ संघ के रूप में शामिल किया, अधीनस्थ राज्य के रूप में शामिल किया, एसोसिएट स्टेट कहा गया जिसे, और बाद में इसे 1975 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा, एक 22वें राज्य के रूप में दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा अस्तित्व में आए। इस तरह राज्यों की संख्या बढ़ के 25 हो गई। सन 2000 के अंदर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। इस तरह राज्यों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। 2014 में तेलंगाना राज्य अलग से बनाया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके। इस तरह राज्यों की संख्या बढ़ के 29 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ के 7 हो गई। अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा ले लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह अब जो हमारी राजनीतिक इकाइयाँ हैं, इनकी संख्या 28 और 8 है। इसके अलावा एक चीज और समझनी आवश्यक है, राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य इंडियन टेरिटरी, इसमें भी फर्क है। राज्यों के संघ के अंदर वे चीजें आती जो हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में ऐसे भी क्षेत्र आते हैं जो इंडियन मैरीटाइम के अंदर है। इंडिया की जो कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, हमारे एम्बेसीज उसके अंतर्गत, हमारे हाई कमिश्नरेट्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है यूनियन स्टेट्स जो है या यूनियन ऑफ स्टेट्स से थोड़ा बड़ा माना जाता है। तो ये है आर्टिकल 1 तथा राज्यों के बनने की कहानी।